गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का सिविक्स पार्ट से फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या होती है कि लोकतांत्रिक देश में सभी जनता की और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है। इन सभी के अपने अपने काम बटे हुए हैं। इसी प्रकार हम आपको आज दो देशों के बारे में बताएंगे जहां सत्ता की साझेदारी के लिए संघर्ष हुआ, जिनमें सबसे पहला है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप ये देश है। ये यूरोप महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो हरियाणा से भी छोटा है, और जो इसकी सीमा है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग आदि देशों से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर भाषा को लेकर एक जातीय बनावट है। भाषा फ्लेमिश जो इलाका है वहाँ पर 59% लोग ऐसे हैं जो डच भाषा बोलते हैं। एक बेलोनिया ऐसा इलाका है जहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शेष कुछ पूर्वी इलाका ऐसा है बेल्जियम का जहाँ पर 1% लोग सिर्फ जर्मन भाषा बोलते हैं। इन दोनों जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश हैं जहाँ पर डच और बेल्जियम भाषा के जो लोग हैं या जिनकी बहुसंख्या है, उनमें भाषा को लेकर विवाद चला हुआ है। डच और फ्रेंच भाषा के लोगों में आपसी विवाद है। अल्पसंख्यक, अब हम देखेंगे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो बेल्जियम के मध्य में पड़ती है, इसके अंदर भी बेल्जियम में 80% लोग ऐसे हैं जो डच भाषा का प्रयोग करते हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग बोलते हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो डच भाषा को बोलते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि मुट्ठी भर लोग, जो कम लोग होते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादातर ताकतवर और समर्थ लोग हैं। जैसे भारत में भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे जो मुट्ठी भर जिनकी संख्या कम है, उन्हें हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। वे ज़्यादातर ताकतवर यानी कि पैसे पूंजीपति लोग होते हैं। 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह में आपसी तनाव बढ़ा और इस तनाव में दोनों जो डच और फ्रेंच बोलने वाले थे उनमें भाषा को लेकर विवाद बहुत गहरा बढ़ा। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी उसमें भी तनाव ज़्यादा दिखाई दिया। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने सरकार को अवगत कराया कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो हमारी संस्कृति है वो हर बेल्जियम का जो अलग अलग प्रांत है या अलग अलग इलाका है वहाँ अलग अलग है, उनमें विविधता है। तो हम उन विविधताओं को दूर करके एक जैसा बनाएं। इसके लिए उन्होंने 1970 से 73 के दौरान जो बेल्जियम सरकार के जो संविधान था उसमें 4 बार संशोधन किया और आपसी जो तालमेल यानी कि पूरे बेल्जियम को एकजुट किया। इसी प्रकार दूसरा जो देश है वो है श्रीलंका, जो दक्षिणी एशिया में पड़ता है। इसका श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। यह दक्षिणी एशिया में स्थित एक ऐसा द्वीपीय देश है जिसकी आबादी 2 करोड़ है। श्रीलंका में भी सिंहली भाषा
और तमिल और ईसाई 3 भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक सिंहली भाषा 74% लोग बोलते हैं। 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं और 7% लोग ऐसे हैं जो ईसाई भाषा बोलते हैं। इनमें सबसे अधिक सिंहली भाषा जो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे जो लोग हैं वे तमिल, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से वहीं के निवासी हैं तमिल बोलने वाले, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर बसे हुए हैं। तमिल भाषा बोलने वालों में कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम हैं, जबकि सिंहली भाषा वहाँ की मूल भाषा है श्रीलंका की। सिंहली भाषा बोलने वाले बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू धर्म और कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ईसाई जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब इनमें भी बेल्जियम की तरह ही भाषा को लेकर विवाद है, सिंहली और तमिल भाषा को लेकर। श्रीलंका में सबसे अधिक बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि जिन लोगों की आबादी अधिक हो। श्रीलंका जिस भारत से 1 साल बाद आज़ाद हुआ, भारत 1947 को आज़ाद हुआ, उसी प्रकार श्रीलंका 1 साल बाद 1948 में अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र किया। यहाँ पर सबसे अधिक सिंहली भाषा समुदाय का दबदबा था, लेकिन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसको लेकर तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में खासी नाराज़गी थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। नौकरी को लेकर भी सिंहली लोगों को ही श्रीलंका की सरकार प्राथमिकता देती थी, या शिक्षा या रोजगार से संबंधित जो भी मुद्दे होते थे उनमें श्रीलंका सरकार केवल अपने जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे उनको ही प्राथमिकता देती थी। दूसरा, उसमें सरकार जो बौद्ध धर्म को मानते थे उनको ही संरक्षण देगी, सरकार ने ये भी घोषणा कर दी थी। अब सरकारी फैसलों में तमिल जो भाषा बोलने वाले थे वे नाराज़ हो गए। सरकार ने जो ये फैसले किए कि सिंहली भाषा बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी, इन सभी सरकारी फैसलों से तमिल भाषा बोलने वाले नाराज़ हो गए। अब तमिलों ने अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। अब तमिल जो बोलने वाले थे उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई और उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि तमिल को राजभाषा बनाओ और शिक्षा और रोजगार में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तमिलों ने अब एक अलग से संगठन बनाया जिसका नेतृत्व लिट्टी द्वारा किया गया और दोनों समुदायों में गृह युद्ध शुरू हो गया। काफ़ी समय तक गृह युद्ध चला। श्रीलंका सरकार ने बाद में इन गृह युद्ध को देखते हुए कुछ ऐसे वहाँ के विद्वान आए जिन्होंने देखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। विकेंद्रीकरण यानी कि देखिए, राजतंत्र होता है, राजतंत्र में शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, जबकि लोकतंत्र में शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में न होकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि सत्ता का बंटवारा होता है, जिससे सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और केंद्र और राज्य सरकारों में उनके प्रतिनिधि उनके बारे में मांगे उठाते हैं। अगर संपूर्ण प्रतिनिधित्व किसी देश का होता है तो वहाँ पर अगर प्रतिनिधि बराबर के होते हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में, तो वहाँ पर किसी प्रकार का भी आपसी गृह युद्ध नहीं होता। तो आप NCERT की बुक से इस टॉपिक को एक बार खुद रीड करें, उसके बाद आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। आपको अगर ये पसंद आया हो टॉपिक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।